अस्सलाम वालेकुम, वेलकम क्या टू हाल जियो है आप पाकिस्तान। लोगों का? मुझे वेलकम करें, कल मेरे साथ वेलकम क्या बैक हुआ? आप कब पहुंची फिर वापस घर? बस ना पूछें कब पहुंची हूँ, बस इफ्तारी मेरी हो गई, लेकिन ऑलमोस्ट कोई 3 घंटे आई वाज स्टक आउटसाइड, आई लाइक लिटरली स्टक आउटसाइड द ऑफिस, कि इंसान उसी गली में हो, उसी रोड पे हो या वट एवर यू वांट टू कॉल इट, लेकिन ना पहुंच सके ऑफिस। तो दैट वाज समथिंग दैट वाज वेरी न्यू फॉर मी, बाय द वे। आई हैव नेवर बीन स्टक इन सच अ बैड ट्रैफिक एंड फॉर सो लॉन्ग। अच्छा, मैंने ये किया क्योंकि जाहिर है शो खत्म होने के बाद हमें भी अपने घरों को निकलना था। बहुत से हमारे साथियों ने इंतज़ार कर लिया, मैंने फिर पैदल रूट लिया। अच्छा। और एक सर्टन पॉइंट पे मैंने अपनी गाड़ी को कहा कि आप वहाँ खड़े हो, और फिर यहाँ से कोई आधा 1 किलोमीटर CM हाउस तक आई वॉक्ड। हाँ, वहाँ से उसके बाद ओपनिंग थी। देन उसके बाद मुझे रास्ता खुला मिला। लेकिन एक और हमें ज़रा एजुकेट करने की ज़रूरत है कि हम ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को तो ज़ाहिर है तनकीद का निशाना लोग बनाते हैं, कहते हैं जी वो अपनी ड्यूटी नहीं करते, लेकिन बड़े मुश्किल हालात में, गर्मी सर्दी धूप में, धूल मट्टी में लोग अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। हमारी बेसिक सिविक सेंस ये है कि जहाँ लोगों ने पैदल चलना है, अगर किसी ने तजावुजात नहीं ही बनाई हैं और फुटपाथ छोड़ दी है दुकान वालों ने, हाँ। तो वहाँ पे तमाम बाइक वाले अफराद अपनी बाइक लेके फुटपाथ पे चल रहे हैं। बेसिकली नहीं छोड़ेंगे ना, कोई जगह जो होगी आपको नहीं मिलेगी। आपने पुलिस एहलकार की जो बात की है, ट्रैफिक पुलिस एहलकार की, तो कल बेचारे उनके लिए भी आई वाज फीलिंग बैड फॉर देम, इट वाज अ चैलेंज फॉर देम आल्सो, क्योंकि ऐसी मतलब के जैम पैक चोक्ड थी, ट्रैफिक वाज चोक्ड, देयर वाज नथिंग एनीबडी कुड डू। और ट्रैफिक पुलिस भी बेचारी क्या कर सकती थी, बस उनका ये था कि ज़रा टेम्पर लोगों का लो रहे, जहाँ से कोई निकल सकता है, थोड़ी सी जगह बन सकती है तो बना ले, कोई बदतमीजी ना करे, वरना अदरवाइज तो आपको ये देख लेना, जिस तरह ये अब आपको हम विजुअल्स में दिखा रहे हैं, गाड़ी के इंजन ऑफ करके गाड़ियां खड़ी थी, बिल्कुल, बिकॉज़ मूवी नहीं कर रहे। बिल्कुल। और बस हम यही कहेंगे कि अगली दफ़ा ऐसी कोई सूरत हाल बने तो पैदल चलने वालों के लिए रास्ता छोड़ दें, मगर पैदल चलने वालों के लिए तो वैसे ही कोई रास्ता नहीं छोड़ते। दैट्स ट्रू। और एहतजाज करने वालों के लिए भी फ्रैंकली एक जगह मुख्तस हो जानी चाहिए, एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए जहां वो अपना मुतालबा जो है अपना रिकॉर्ड करवा सकें और अपना एहतजाज भी भरपूर तरीके से कर सकें, क्योंकि उनके साथ भी जो कल हुआ, जिस तरह उनको डिस्पर्स किया गया, दैट वाज अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। इंडीड। अभी हम आगे बढ़ेंगे और कुछ सियासी मंजरनामे में क्या इस पेशरफ्त के बाद तब्दीली आ सकती है, नहीं आ सकती, इस पे बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी है। हुकूमत भी PTI के साथ बैठने के लिए बज़ाहिर तैयार नज़र आती है। मामलात आगे चल पड़ें तो हुकूमत और अपोजिशन दोनों का फ़ायदा हो सकता है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने में भी मदद मिलेगी, सर्टनली मिलेगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम बीच में कहीं हवा में मौल्लक हैं। मतलब ये पूरा निज़ाम चल तो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, और पर्टिकुलरली विद अमन व अमान का मसला इन क्वेश्चन, और ज़्यादा ज़रूरत है कि मुल्क में एक सियासी इस्तेहकाम आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, सबको पता हो ये हुकूमत है, ये चल रही है, ये अपना टेन्योर पूरा करेगी, फिर आगे इलेक्शन होंगे, मतलब सब ऑन बोर्ड हों। खैर, बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा है ये सुन लीजिए। वो सियासी जमातें चुने किसी वजह से नहीं आ सके, हुकूमत को कोशिश करना चाहिए कि उनको कायल किया जाए। हमने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से कहा है कि इसमें जो भी किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदा कर सकती है, हुकूमत को मदद करे और ये दूसरी सियासी जमातें से इंगेज करे, तो वो किरदार अदा करने के लिए तैयार है। चलिए, आपने सुन लिया, और साथ ही आपको बताएं कि 1 हफ्ते पहले होने वाले कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ना जाने पर PTI को शदीद तनकीद का सामना है, और तहरीक इंसाफ को भी शायद एहसास हो रहा है कि कौमी मामलात से दूर रहना तहरीक इंसाफ के अपने मफाद में भी नहीं। वैसे ये पहले भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं, तो लिहाजा अब तक तो ये सीख लेना चाहिए था इनको। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कल तस्लीम किया कि PTI को कौमी सलामती कमेटी के हालिया इजलास में जाना चाहिए था। ऑफ कोर्स आप हुकूमत के बुलाने पे नहीं गए इस्लामती कमेटी के इजलास में, तो ईद के बाद अगर आप APC बुला रहे हैं तो वो क्यों आएंगे आपकी पार्टी में? मेरे ख्याल में दोनों को जाना चाहिए था, हमें भी जाना चाहिए था और उनको भी आना चाहिए। हम कोई इतने बच्चे नहीं हैं कि वहाँ जाके इमरान खान साहब का नजरिया बेच के आ जाएंगे।
चलिए ये मौक़िफ़ तो आ गया। एक ये भी मसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि हर बंदे क्या अपना एक अलग नज़रिया, अलग मौक़िफ़ है, लेकिन एट द सेम टाइम आई वंडर कि बानी की राय से इन्होंने इख्तिलाफ़ करने की कैसे जिसारत कर ली। हुकूमत का पहले दिन से मौक़िफ़ है कि तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। वफाकी वज़ीर बैनुस्सूबाई राबता राना सनाउल्लाह PTI को ये पेशकश करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। हमारे ही शो पे कितनी दफ़ा कह चुके हैं। फरवरी में दोनों जमातों के दरमियान मुज़ाकरात हुए भी थे, लेकिन बात 2 नशस्तों से आगे नहीं बढ़ सकी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं हुकूमत PTI से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन जुर्म की सज़ा तो फिर भी मिलती है। हम तो चाहेंगे कि ये आए, बैठे, अपना रोल प्ले करें, लेकिन किसी की ब्लैकमेलिंग से ये जंग नहीं रोकी जा सकती। किसी की ब्लैकमेलिंग अगर दहशतगर्दों को फायदा देती है तो उन्हें सोचना होगा। एस्टेब्लिशमेंट पे ये हमलावर हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट इन पे हमलावर नहीं हुई। माफ़ी काफ़ी नहीं होगी, इसमें सजाएं भी होंगी। हुकूमत चाहती है कि उनकी जो पार्टी दहशतगर्दी का मामला है उसमें अपना रोल प्ले करे, जिसमें PTI सबसे पीछे है और वो अपने सियासी मकासद को आगे रखती है। इसी वजह से वो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में भी शामिल नहीं हुए। अगर आप नेशनल एक्शन प्लान देखें तो ये सूबा सबसे पीछे है। चलिए ये भी आपने सुन लिया। और मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात होने के नाते तहरीक इंसाफ की सियासी अहमियत से इनकार किया जा सकता है और ना किया जाना चाहिए। मुल्क इस वक्त दहशतगर्दी इनफैक्ट दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ हालत जंग में है और ऐसे में तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स का एक सफ़े पर होना कौमी सलामती का तकाजा भी है और ये कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। इस वक्त अगर कोई इख्तलाफ करेगा, आपस में इस तरह झगड़े वगैरह चलेंगे तो दैट इज़ गोइंग टू ओनली इम्बोल्डन द एनिमी। तो वो जो दहशतगर्द अनासिर हैं वो तो इम्बोल्डन ही होंगे ऐसी चीज़ों से। तहरीक इंसाफ अगर आने वाले वक्त कौमी सलामती कमेटी के किसी इजलास का हिस्सा बनती है तो यकीनन इस फैसले के मुस्बत सियासी असरात भी होंगे। और अब देखना यह है कि कौमी मामलात में हिस्सा लेने की ख्वाहिश रखने वाली तहरीक इंसाफ को अडयाला से क्या हुक्म आता है, क्योंकि आखिरी हुक्म तो बानी PTI का ही चलेगा। आप पूछ रहे थे ना कि कैसे इन्होंने जसारत कर ली कि इन्होंने कुछ और कह दिया जो बानी ने नहीं कहा। थोड़ी थोड़ी वो पुशिंग द एनवेलप वाली बात हो रही है, थोड़ा थोड़ा करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बानी से जब वो बड़ा डिसाइसिव किस्म का फैसला आ जाता है कि येस और नो, फिर और कोई कुछ कर नहीं सकता। और उसके असरात तो आपने देख लिए हैं। ये सालसी की पेशकश हुई है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से, तो क्या इरादा है हुकूमत का? राना सनाउल्लाह मुशीर हैं वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के लिए। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त दिया अगेन। राना साहब, पीपल्स पार्टी को लगता है कि कौमी सलामती वाला इजलास फिर बुला लिया जाए। तहरीक इंसाफ एक अहम स्टेक होल्डर है, ज़ाहिर है ये तो है, उसे साथ रखना चाहिए। तो क्या हुकूमत इस पर संजीदगी से गौर कर रही है, करेगी गौर? जी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फरमाया कि PTI को दोबारा इस कोशिश में शामिल करने के लिए, ऑन बोर्ड करने के लिए जो है वो इजलास दोबारा बुलाया जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब में PTI से कोई यकीन दहानी या कोई उनसे जो है वो कॉन्फ्रेंस उनकी ले लें कि वो शामिल होंगे, तो दोबारा बुलाए जाने में कोई हर्ज नहीं है। ये एक ऐसा बुनियादी और इंतहाई अहमियत का हामिल जो है वो मामला है कि इसके ऊपर जितने भी इजलास हों और जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन हो तो वो सूदमंद ही होगी। तो इसलिए कोई हर्ज नहीं है इस बारे में अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कोई एफर्ट्स करें और कोई सूरत ऐसी बने कि उसमें दोबारा वो लोग भी जो इस मरतबा शामिल नहीं हुए, उसमें महमूद खान अचकज़ई साहब हैं PTI के अलावा, अख्तर महंगल साहब हैं, उन लोगों की बड़ी इंपॉर्टेंस है, डॉक्टर मालिक हैं। तो बलूचिस्तान की जो मकामी लीडरशिप है उसे भी अगर साथ शामिल कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि इससे जो है वो बेहतरी आ सकती है, इसका फ़ायदा ही होगा, कोई इसमें हर्ज नहीं है। आप कह रहे हैं कि एक्चुअली फ़ायदा ही होगा और डेफिनेटली अगर ऐसा हो तो इट कैन बी गुड। ये बताइएगा कि बिलावल साहब ने ये ऑफ़र भी की है कि PTI और हुकूमत के दरमियान वो पुल का किरदार जो है, एक ब्रिज का किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं। कोई बातचीत ऑब्वियसली इसी तरह ही बढ़ेगी। तो वज़ीर आज़म ने सोचा है इस पेशकश पर? जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद हुकूमत हैं, हुकूमत कोई उनसे अलहदा तो नहीं है
और अगर उनका राब्ता हो जाता है पीटीआई से और वो मुज़ाकरात की या उनके साथ मिल बैठने की कोशिश में कामयाब हो जाते हैं तो हम समझेंगे कि वो हमारी कामयाबी है। हम तो इसमें नहीं कामयाब हो सके। हमने इससे पहले एक मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील तक जो है वो बात पहुंचाई थी, दोनों तरफ से मुज़ाकराती कमेटीज़ बनी, लेकिन 2 मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि जी हम तीसरी मीटिंग नहीं करेंगे आपके साथ, वरना हमारा ये मुतालबा जो है वो पूरा करें। यानी उनका रवैया जो है वो कोई मुज़ाकरात वाला नहीं था, डायलॉग वाला नहीं था। तो अगर बिलावल साहब इस बारे में कोई पेशरफ्त करें तो हम उसको वेलकम करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म भी वेलकम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म भी वेलकम करेंगे बिलावल साहब की पेशकश को। अब बताइए कि दलाल चौधरी साहब ने ऑल्दो आप ही के बयान की एक वजाहत देते हुए कल ये बताया था कि इमरान खान की सिर्फ मुआफ़ी काफ़ी नहीं होगी, उन्हें सज़ा भी भुगतना पड़ेगी, फिर ही बात आगे चलेगी। तो सर सज़ा तो चली रही है, और कितनी सज़ा देनी है बानी पीटीआई को? मैंने जो बात की थी वो बात उस पैराए में थी कि DGISPR ने इस यानी 9 मई को जब 1 साल हुआ था तो गालबन 8 मई को उन्होंने बात की थी। तो उनकी बात में थोड़ी जो है वो इस तरह की एक गुंजाइश मौजूद थी, जब उन्होंने कहा कि जी 9 मई के मामलात पे अगर बात करनी है तो पहले सिद्क़ के दिल से जो है वो उसके ऊपर माज़रत करें। तो इससे जो है वो सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा सकती है और जानी चाहिए। देखें पीटीआई की हमारे साथ जो मुखालफत है उसे भी उन्होंने सियासी मुखालफत से जो है वो दुश्मनी में उन्होंने कन्वर्ट किया, और ये कन्वर्ट उन्होंने किया है, ये उनका सारा किया धरा है। वो यानी सियासी इख्तलाफ राय को हमेशा जब वो बरसे इक़्तिदार थे उस वक्त भी और बाद में भी और उससे पहले भी उन्होंने हमेशा जो है उसको सियासी इख्तलाफ राय को जो है वो एनिमिटी के जो है वो मानों में उन्होंने हमेशा ट्रांसलेट किया है, जो कि किसी भी मुल्क की जमहूरियत के लिए, उसकी सियासत के लिए जो है वो सही नहीं हो सकता। अब इस वक्त पीटीआई का जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो रवैया है और जिस तरह का उनका सोशल मीडिया जो कर रहा है, और ख़ास तौर पे यानी फैमिली मेम्बर्स तक जाके और जिस किस्म की गुफ्तगू सुनने को मिलती है उसको रेफ़र भी नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ें जो हैं ये फिर बड़ा एक अहम रोल अदा करती हैं फिर उन रवैयों में, जिन रवैयों के ऊपर फिर किसी को गिला होता है और किसी को जो है वो ये शिकायत होती है कि जी ये हो गया वो हो गया। राना साहब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक मामला जो है वो पीका ऑर्डिनेंस का भी है और इसका जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है और जो भी कर रहा है बदनामी तो हुकूमत की ही हो रही है। तो क्या आपकी ज़ाती राय में इस कानून पर नज़रसानी कर लेना बेहतर होगा या फिर जो तनकीद कर रहे हैं वो गलत है? देखें इसमें ये डिबेटेबल मामला है, इसके ऊपर जो है वो डिबेट होनी चाहिए। जो हमारी सहाफ़ती तंजीमें हैं, जो उनके कायदीन हैं, लीडर्स हैं, उन्हें हमारे साथ बैठना चाहिए या हमें उनके साथ बैठना चाहिए। और देखें ये इसकी ज़रूरत तो है, यानी सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ हो रहा है उसको आप एज़ फ्री एज़ इट इज़ तो जाने दे नहीं सकते। तो जहाँ तक इस कानून का तल्लक है तो इसके ऊपर ये शिकायत भी किसी हद तक जायज़ है कि ये मिसयूज़ होगा। तो अब सूरत ये है कि इस कानून की ज़रूरत है, इस ज़रूरत को हमारे सहाफ़ी भाई भी समझते हैं, उनके जो लीडर्स हैं वो भी कहते हैं कि जी हम इस कानून के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन इसमें बाज़ शिकें ऐसी हैं कि जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ या उन लोगों के ख़िलाफ़ जो अज़हारे राय करते हैं, ना कि वो किसी को जो है वो यानी ट्रोलिंग या किसी को जो है वो किसी के ख़िलाफ़ जो है वो इस किस्म की काबिल एतराज़ गुफ्तगू या कैंपेन करते हैं। तो दोनों बातें दुरुस्त हैं, इसका मिसयूज़ भी रुकना चाहिए और ऐसा कानून भी होना चाहिए। इसके ऊपर एहतजाज तो हो रहा है लेकिन इसके ऊपर गुफ्तगू जो है वो नहीं हो सकी। तो मेरा तो इसमें राय यही है कि इसके ऊपर बैठ के
बात होनी चाहिए। ज़रूरत है इस बात की कि कुछ मेजर्स ऐसे लिए जाएं कि ये मिसयूज़ ना हो, और इस कानून की भी ज़रूरत है ताकि लोगों की जो है वो जो इज़्ज़त है या लोगों की जो पुरसकून ज़िंदगी है उसमें इस तरह से खलल पैदा ना किया जा सके जो कि बाज़ लोग जो है सोशल मीडिया के ज़रिए से करते हैं। आपने कहा मशवरा होना चाहिए, यही तो सहाफ़ी भी कह रहे थे, सहाफ़ती तंजीमें भी कह रही थी। आपने कहा ज़रूरत तो है कि वो मशवरा कर लें, बातचीत कर लें, लेकिन आप लोग कानून ना सिर्फ लाए बल्कि मंजूर भी हो गया। राना साहब, खैर बलूचिस्तान के मसले पे बात कर लेते हैं। लिटरली हर बंदा आजकल इसी बारे में कंसर्न्ड है, आप मुशीर हैं। एक राय ये है कि मसला बातचीत के ज़रिए ही हल हो सकता है, होना चाहिए। दूसरी राय ये है कि भाई ऑपरेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। बतौर मुशीर आपने वज़ीर आज़म साहब को क्या मशवरा दिया? नहीं, देखिए इसमें मीटिंग्स होती हैं, इसमें वज़ीर आज़म साहब की अपनी भी राय है, बाकी कैबिनेट के लोग भी जो है वो इसके ऊपर उनकी मुआवनत करते हैं और इसके ऊपर बात होती है। देखिए वहाँ पे वो लोग जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं, जो पहाड़ों में छुपे हुए हैं, जो सेफ़ हेवन जो है अफ़गानिस्तान में वहाँ बैठ के तैयारियाँ करते हैं और वहाँ से आके यहाँ पे जो है वो लोगों को कत्ल करते हैं, बसों से उतार के लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक करके लोगों को मारते हैं उनकी फैमिलीज़ के सामने। और जो ट्रेन अगवा की है और वहाँ पे आप वो वीडियोज़ आपकी नज़र से गुजरी होगी किस तरह से जो है वो लोग अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं, और ये कितने सफाक और ज़ालिम है कि ये जो है वो बेगुनाह लोगों को, बेकसूर लोगों को वो अपने घरों को आ रहे हैं तो उनको इन्होंने जो है वो किस बेदर्दी के साथ जो है उनको कत्ल किया, उनको शहीद किया। तो इनके साथ कौन से मुज़ाकरात? ये तो मुज़ाकरात की ज़ुबान समझते ही नहीं है, ना इनके साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो इसलिए ये चैप्टर तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको डिस्कस भी होना चाहिए। इन लोगों के साथ तो कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए और इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त ऑपरेशन होना चाहिए। बाकी रही बात कि वो लोग जो पाकिस्तान पे यकीन रखते हैं, जो वहाँ पे डेवलपमेंट चाहते हैं, तालीम चाहते हैं, लोगों के हकूक़ चाहते हैं, बाकी जो चीज़ें जिसमें बलूचिस्तान जो है वो थोड़ा पीछे है रेस्ट ऑफ द कंट्री से, तो उनके साथ बिल्कुल बात होनी चाहिए, उनकी बात को तस्लीम किया जाना चाहिए और उन्हें भी चाहिए कि इस माहौल में गॉट इट होनी भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। एक पर्सपेक्टिव हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी लेना है इन द सेंस कि वो सोच क्या रहे हैं। तो अली मोहम्मद खान साहब का बयान भी है, बिल्कुल हमारे पास काफ़ी बयान आते हैं। पीपल्स पार्टी भी सालसी कराने के लिए तैयार है। मशवरा ये है कि भाई कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी वाला इजलास दोबारा बुला लें, मे बी PTI आ जाए। हैदर शराजी जी, नुमाइंदा जी, खबर होती है PTI की। हैदर बताइएगा क्या खबर है आपके पास, क्योंकि बिलावल साहब का भी ये कहना है कि एक दफ़ा फिर सलामती ये काउंसिल कमेटी जो है इसको हो जाना चाहिए। साथ बिलावल साहब तो ये कह रहे हैं कि वो एक ब्रिज का भी जो है वो एक्ट कर सकते हैं बिटवीन PMLN एंड PTI। बहुत सी ऑफर्स आ गई, क्या सेंस आपको PTI के कैंप से नजर आ रही है? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये जो कहा है, इससे कबल उन्होंने अडयाला जेल में भी पैगाम एक मरतबा भेजा था कि हम हुकूमत की तश्कील के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बानी PTI ने उनकी किसी भी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था। और यही नहीं, एक मौका पर मुशावरत हुई थी, बातचीत आगे चली थी जब रहनुमाओं ने बानी PTI को कहा था कि आगे बढ़ा जा सकता है। इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लिमानी राहदारी में हमारी गुफ्तगू हुई थी जब ये वोट दे रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमारे पास तो दूसरी चॉइस ही नहीं, हमने वोट देना है और हुकूमत की तश्कील तो होगी, हम इनके साथ ना चलें तो मजबूरी ही सही लेकिन नून लीग के साथ चलेंगे। ये तो बिलावल भुट्टो जरदारी करते रहे हैं। और 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक बैरिस्टर गोहर ने हमारे साथ गुफ्तगू करते हुए कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त बानी PTI से मुलाकात हुकूमत ने करने का वादा किया था, लेकिन बिलावल ने मरकज़ी किरदार अदा किया था। यानी वो मुख्तलिफ मौक़ों पर किरदार तो अदा करते रहे हैं, लेकिन इस दौरान क्या PTI की मरकज़ी क़यादत, बानी PTI और पार्टी की अक्सरियत इस बात को तस्लीम करेगी, ये बहुत अहम है। क्योंकि अली मोहम्मद ख़ान ने जो राय दी ये उनकी ज़ाती राय है और चंद अफराद की इस तरह की राय है, इसे माना जा सकता है, लेकिन
पार्टी की मजमूई राय इसे हम नहीं समझ सकते, क्योंकि पार्टी की अक्सरियत ये समझती है कि 8 फरवरी को जो इंतखाबात में हुआ, हम इस हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे, इसके वजूद को तस्लीम कर लेंगे अगर इनके साथ बातचीत का आगे बढ़ाई जाए। तो लिहाजा चंद अफराद इस तरह के हैं जो कहते हैं कि बातचीत की जाए, कौमी सलामती कमेटी में बैठा जाए, APC में मुशावरत की जाए और इकट्ठे बढ़ा जाए। लेकिन बानी के साथ कैसे मुशावरत की जाए और इसका मतलब है कि डेडलॉक इसी तरह बरकरार रहेगा, क्योंकि चंद अफराद की राय हो सकती है कि बातचीत के जरिए आगे बढ़ा जाए। बातचीत के बगैर जाहिर है आगे बढ़ने का लेकिन बात सिर्फ मानी जाती है, रास्ता भी नहीं होता। लेकिन सिर्फ बानी ही ओके करेंगे तो बात जाएगी, बानी तो शायद मानेंगे नहीं। तो फिर हम क्या समझें, ईद के बाद एहतजाज ही दोबारा से करेगी, सड़कों पे नजर आएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUIF साथ मिल गई तो ठीक है, नहीं तो अकेले ही अगर बातचीत नहीं करनी। देखिए, जहाँ तक एहतजाज की बात है, सरदार अख्तर मेंगल जो कि अपोजिशन इत्तेहाद की एक अहम जमात हैं, उन्होंने वड से कोयटा तक एक मार्च का ऐलान किया है। तो अभी थोड़ी देर कबल ही अपोजिशन इत्तेहाद की जमातों के रहनुमाओं की आपस में मुशावरत हुई है और उन्होंने फैसला किया है कि सरदार अख्तर मेंगल के मार्च को अपोजिशन इत्तेहाद मुकम्मल और PTI मुकम्मल सपोर्ट करेगी। दूसरी जानिब इनके मार्च की बात कीजिए तो परसों जुमेरात के रोज़ अपोजिशन इत्तेहाद की 2 जमातें यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह और MWM के सरबराह अल्लामा नासिर अब्बास और साहबजादा अहमद रज़ा ये बानी PTI से मिलेंगे और मुलाकात से कबल अपोजिशन इत्तेहाद की जमातें उनके साथ मुशावरत करेंगी कि मुस्तकबिल का लाए अमल क्या होगा, क्योंकि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के घर पर जो अपोजिशन इत्तेहाद की नशिस्त हुई थी उसमें मौलाना फजलुर रहमान के साथ आतिफ खान और दीगर पार्टी PTI के रहनुमा भी मौजूद थे और उसमें PTI के रहनुमा ये कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान चाहते थे कि अपोजिशन इत्तेहाद इकट्ठे आगे बढ़े। उनकी जो गुफ्तगू थी उसका ये नतीजा PTI के रहनुमा निकाल रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त कंफर्टेबल हैं कि आगे इकट्ठे बढ़ा जाए और ईद के बाद वो जो एहतजाज की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसमें अपोजिशन इत्तेहाद भी हो और या फिर अपोजिशन इत्तेहाद और मौलाना इकट्ठे बढ़ते हुए आगे बढ़े और तो ये एहतजाज की तरफ जाएं। ईद के बाद में भी JUIF के साथ मिल जाएं। सरदार अख्तर मेंगल का जो एहतजाज है वड से कोयटा तक, ज़ाहिर है इसके बहुत सारे पहलू निकलते हैं। क्या PTI इसमें फिजिकली भी शिरकत करेगी, अपने कारकुनों को कहेगी, या फिर बस मोरल सपोर्ट होगी इनकी? देखिए, इन्होंने मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी करवाई है और इन सरदार अख्तर मेंगल और PTI के रहनुमाओं का राब्ते के बारे में भी बताया गया है कि अपोजिशन इत्तेहाद के बाद PTI की क़यादत और रहनुमा सरदार अख्तर मेंगल से रब्ता करेंगे और खुनज़ादा हुसैन यूसुफजई के मुताबिक उनकी जानिब से मुकम्मल सपोर्ट होगी सरदार अख्तर मेंगल के इस मार्च को। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया हैदर शिराज़ी। अच्छा, तो ये सर आपने एक आपको रैप अप ही कर दिया है कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, बल्कि नेक्स्ट फ्यू डेज भी नहीं, आफ्टर ईद, क्योंकि अब तो बिल्कुल ही एंडिंग डेज ऑफ रमजान ही हो गए। ऑफिशियली पाकिस्तान हैज एंटर्ड इनटू दैट मोड के ईद के बाद देखेंगे। हाँ, ईद के बाद देखेंगे जी, बल्कि अभी हम बाकी बातें ब्रेक के बाद देखेंगे। वेलकम बैक। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे हम वैसे इस पे तो बहुत बात होनी चाहिए, बट वी आर गोइंग टू टच अपॉन इट। सोशल मीडिया के आपको पता ही है मौजूदा दौर में वालिदैन के लिए बच्चों की तरबियत या पेरेंटिंग आज का सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली अभी न्यू एक सीरीज आई है एडोलेसेंस के नाम से, उसके बाद अब हर जगह ये बात हो रही है कि बच्चों की तरबियत के लिए क्या चीज दुरुस्त है और क्या गलत है। इसमें हम भी काफी बार ऐसे नहीं आता समझ। मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल टॉपिक है, हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर कुछ नया आ जाता है, फिर एक नया तजर्बा सामने देखते हैं। मतलब दोस्त बन के देख लो बच्चों के, वालिदैन पेरेंट बन के देख लो, स्ट्रिक्ट होके देख लो, लीनियंट होके देख लो, इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। फॉर्मूला है या कोई सेट फॉर्मूला नहीं है? अच्छा, इस ड्रामे से क्यों ये क्या इस ड्रामे से क्यों के बारे में हम आपको बताएं, बहुत सारे लोगों ने शायद नहीं देखा हो, जिन्होंने देखा है बड़ा ही जरूर। मतलब आखिरी किस्त में और हम उसने डिस्कस कर रहे थे बैठ के कि वो जो वालिदैन बैठ के आपस में बात कर रहे होते हैं, मतलब मैं कह रहा था कि मैं समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बात की जाए, लेकिन अभी हम बताना नहीं चाहते एग्जैक्टली क्या है। 13 साल का बच्चा है, उस बच्चे को दिखाया गया है सोशल मीडिया पर ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस होता है जिससे वालिदैन बिल्कुल लाइल्म होते हैं और बच्चे पर ऐसा इल्जाम लगता है कि पूरे घर का सुकून तहवाला हो जाता है। बहुत ही संगीन नौइयत के जुर्म का इल्जाम लगता है। तो ये जरूर अगर आपके पास नेटफ्लिक्स है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि ये ड्रामा आप जरूर देखें, बिकॉज़ इट मेक्स यू बच्चों को दी गई आज़ादी कहीं बच्चों की शख्सियत के लिए नुकसानदेह तो नहीं है, और अगर है तो किस हद तक है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी ड्रामे में उठाए गए इशू पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि किस तरह सोशल मीडिया पर बच्चों में
मर्दाना रवैये या मैस्कुलिन बिहेवियर को लेकर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। गल्फ न्यूज़ में एक शहरी ने लिखा कि एडोलेसेंस देखने के बाद वो रात भर सो नहीं पाया और ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या मुझे अपने टीनेज बच्चों के तरबियत के तरीक़ाकार को बदल देना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा एकदम से डिबेट, टू बी ऑनेस्ट हम इस प्लेटफॉर्म पे और वैसे भी हम बहुत बार पेरेंटिंग पे बात कर चुके हैं, इन द सेंस कि कितनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। और अब आप यू कांट विंग इट कि बच्चे हैं जी पल जाएंगे, पूरी दुनिया के पलते हैं, नहीं, आपको बीच में बॉलीवुड डायरेक्टर करण जौहर ने, उनके भी 2 बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं, उन्होंने भी कुछ कह दिया। उन्होंने कहा कि गट रेंचिंग है और कहा कि बच्चे की तरबियत करना बहुत मुश्किल जिम्मेदारी है। सो हर शख्स अपनी 2 सेंस, अपनी आरा का इजहार कर रहा है और किसी के पास भी जवाब नहीं है कि इन हालात में जब हमारे लिए नए चैलेंजेस हैं, जाहिर है जब हम बड़े हो रहे थे तो मीडिया नया सोशल मीडिया बस आया ही था, अब हमारे बच्चों ने आंखें उस दौर में खोली है, किस तरह से तरबियत करनी है। डॉक्टर आयशा मियां माहिर नफ्सियात हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आप पहले भी हमारे शो पे रही हैं और हमने काफ़ी टॉपिक्स पे बात की है और शायद कभी हमने टच अपॉन पेरेंटिंग पे भी किया हो, बट दिस इज़ लाइक अ होल, हम कहते हैं कि इस पे तो इंसान PhD भी कर ले तो फिर भी कोई सही या गलत रास्ता नहीं है हाउ टू गो अबाउट इट, बिकॉज कल्चरली, रिलीजियसली, मतलब हर चीज़ जो है बदल जाती है, लेकिन इंसानियत के तकाजे तो सेम ही रहते हैं हर जगह। क्या चीज़ें होनी चाहिए कि बच्चों को वैल्यूज़ किस तरह दी जाए, बिकॉज वो तो हर जगह सेम ही होंगी। एंड येट ये आपने ड्रामा भी देख लिया है, आपको समझ तो आ गई होगी कि एक्चुअली एनीथिंग कैन हैपन। Right. So, Assalamu alaikum both of you. And बहुत शुक्रिया अगेन, यू नो एज यू बोथ सेड कि इस वक्त तो पूरी दुनिया में एवरीवेयर आप जिस अखबार को उठा के देख लें और जिस गवर्नमेंट से देख लें, कुछ भी कर लें, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट कि बहुत ही ज्यादा एकदम से यू नो इतना, और सिर्फ 4 एपिसोड्स का एक इन्होंने ये ड्रामा बनाया है, बट इट्स रियली गट रेंचिंग इज द राइट वर्ड। मतलब हर एक को, बिकॉज हर घर की कहानी है, लविंग हाउस होल्ड है, यू नो मेहनती माँ बाप हैं, 2 बच्चे हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है उस घर में, तो बिल्कुल ऐसा है जैसे हर दूसरा घर हो सकता है। तो और उसमें उसके बावजूद एक 13 साल के बच्चे से एक जुर्म सरजद हो जाता है। और बहुत सारी बात ऑफ कोर्स सोशल मीडिया को लेकर हो रही है कि बिल्कुल एक धुंध की तरह हमारे बच्चों के ऊपर एक फैला हुआ है कि जिससे बच्चों का यू नो जहन ऑलमोस्ट मॉफ हो रहा है। बट फोकस जो है बॉयज के मेल रेज के ऊपर, बॉयज की टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के ऊपर, किस तरीके से देयर आर यू नो टॉक्सिक इन्फ्लुएंसर्स लाइक एंड्रू टेट वगैरह जो इस तरह की बातें करते हैं कि विमेन आर नथिंग एंड विमेन आर दिस, एंड उसको लेके किस तरीके से हमारे बच्चों के बॉयज का जहन जो है वो कम्प्लीटली इन्फ्लुएंस हो रहा है। डॉक्टर आयशा, हमने आपने बड़ा अच्छा एक इन्फ्लुएंसर का भी जिक्र कर दिया जिसके बारे में हम जिस टीनेज बच्चे से मिलते हैं वो उसका फैन है। ये बड़ा कंसर्निंग है और हमने भी उसका कुछ कंटेंट देखा, हमें बड़ा डिस्टर्बिंग लगा, लेकिन हम उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। इवन जब आप सोशल मीडिया पे इसी ड्रामे के नीचे, क्योंकि इसमें भी एक मेंशन है उस इन्फ्लुएंसर का, सो उसके नीचे पाकिस्तानी बच्चों के आप कमेंट्स देखें जो अभी भी इस बात को मानते हैं, तो क्या करें फिर? एंड इट्स वेरी वेरी कंसर्निंग। तो मेरा कॉन्स्टेंटली एक ही जवाब है और मैं बार बार ये कहती हूँ कि पहले एक के आपके सोशल मीडिया में जो बच्चे जिन लोगों से, जिन मर्दों से या वो जो टॉक्सिक मैस्कुलिन एक वो है इन्फ्लुएंस उनके ऊपर, उससे इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा इसलिए हो रहे हैं बिकॉज उनके जो रियल लाइफ इन्फ्लुएंसेस हैं, जो रियल लाइफ रोल मॉडल्स हैं जो हमारे वक्त में होते थे, वो शायद इतने ज्यादा प्रेजेंट नहीं है, उनका एब्सेंस बहुत ज्यादा हो गया है। सो यू नो आई वाज राइटिंग एन op-ed टुडे, तो मैं उसमें यही लिख रही थी कि बिटवीन सोशल मीडिया का जो एक इविल इन्फ्लुएंस हम कह रहे हैं, जो भी कह लें, उसके बीच में और बच्चों की वेलनेस के बीच में माँ बाप खड़े हैं, टीचर्स खड़े हैं, स्कूल्स खड़े हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खड़े हैं, हेल्दी कम्युनिटी सिस्टम्स खड़े हैं। तो उनको बहुत ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है। उन्होंने बिल्कुल डर के, खौफ में आके या ये सोच के कि हम क्या करें इसके बारे में बिल्कुल बैक सीट ले ली है। So, अगर आपके एक 13 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा जो है उसको, बल्कि उससे भी कम, ऐसे कि जैसे प्यूबर्टी आनी शुरू होती है तो यू नो अ स्मॉल चाइल्ड नीड्स टू हैव अ वेरी 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 एक्टिव, वेरी प्रेजेंट फादर। आप डॉक्टर साहब, how do you see it in our culture? Very active and present father. अच्छा, प्रेजेंट हो जाऊंगा मगर मुझे क्या करना है? लेकिन नहीं, ये हमारे कल्चरल कुछ नॉर्म्स भी हैं जो बड़ा ओवरशैडो कर देते हैं। अगर हमें हमारे साथ अभी हम दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर आयशा से, लेकिन बात सारी वही होगी अब्दुल्ला जो हम अभी बात कर रहे थे। 10 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में जब बच्चा ज़रा उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, टीनेज की तरफ बढ़ रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर कर रहा होता है, सो
उसको किस तरह डील करना है एज अ फादर, ये भी फादर्स के लिए भी एक एजुकेशन होनी चाहिए। डॉक्टर आयशा आप हमारे साथ हैं, हम यही बात कर रहे हैं कि अब हमारा सोसाइटी भी ज़रा डिफरेंट है, कल्चरली भी हम मुख्तलिफ, हर मुल्क मुख्तलिफ है, लेकिन हमारे और भी बड़े इशूज़ हैं इन द सेंस कि अगर हम एक प्रेजेंट फादर भी हो कि फादर का होना, उसका रोल बड़ा ज़रूरी है, तो कुछ कल्चर नॉर्म्स हैं हमारे, ख़ास तौर पे एक मर्दानगी के हवाले से कि लड़कों को किस तरह होना चाहिए, लड़कियों को घर में रहना चाहिए, ये डिविजन्स हम किस तरह कर सकते हैं अपने कल्चर को देखते हुए? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। बात वही है कि ये जो टॉक्सिक इन्फ्लुएंसेस हमारे मुल्क में आ रहे हैं, देयर ऑलरेडी कमिंग ऑन अ बैकग्राउंड जिसमें ऑलरेडी मिसोजिनी, Exactly. एक जेंडर वो बायस है कि औरतें ऐसी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसके ऊपर आ रहे हैं। एक पेट्रियार्की, बहुत सिवियर इंटरनलाइज पेट्रियार्की औरतों के अंदर, मर्दों के अंदर बहुत ज्यादा है। एवरी डे मेरे सारे मरीजों के साथ मैं यही सुनती हूँ कि माँ बाप आके जब उनसे फैमिली हिस्ट्रीज पूछते हैं तो कहते हैं कि एंगर तो हमारा फैमिली में जनरेशंस में चल रहा है। मर्दों को तो सबको, दादा को भी गुस्सा आता था, नाना को भी आता था, बाप को भी आता है, तो बहुत ज्यादा गुस्से वाले। मेल एंगर को हम लोग नॉर्मलाइज कर देते हैं। दैट्स रोल मॉडलिंग फॉर बॉयज, right? They think this is normal, which is not normal. There's nothing normal about severe aggression or agitation or expression of anger. कोई बिल्कुल ये चीज नॉर्मल नहीं है। तो आई थिंक वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस किस्म का बाप का इन्फ्लुएंस है, कैसा प्रेजेंस है, किस तरीके से शफकत से, प्यार से वो लोग कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं। देखिए डॉक्टर आयशा, फिर विद द सेम टोकन फिर तो बात ये हुई कि वो ओवरऑलिंग कह लें, आप थेरेपी कह लें, जो भी आप कहना चाहती हैं, फिर तो बच्चे उससे पहले तो माँ बाप को या बाप को या मेल रोल मॉडल्स को भी फिर दे हैव टू रिविजिट देमसेल्व्स आल्सो। अच्छा, और पर्टिकुलरली क्योंकि वो आगे फिर पास ऑन क्या कर रहे हैं उनको तो अपने आप को करना पड़ेगा। डॉक्टर आयशा, ऐसा कोई इशू नहीं था, और मोस्टली ये होता है कि जो मिलेनियल फादर्स हैं आजकल, अगर उन्होंने बहुत सख्ती सही हो अपने वालिदैन से, जो कि होती थी हमारे ज़माने में, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को एक मुख्तलिफ एनवायरनमेंट दें, और हम ये कोशिश करते हैं, और कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि हमने बाउंड्रीज कहाँ लगानी है, मतलब क्या हाशिए हैं जो खींचने हैं। सो एक वो भी सवाल है। दूसरा ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सीकिंग वैलिडेशन वाला। जो टीनेज बच्चा है वो वैलिडेशन सीख कर रहा है अपने पीयर्स से। मेरा बच्चा 6 साल का है, मुझे आके स्कूल से कहता है नोबडी लव्स मी, नोबडी इज माय फ्रेंड। मुझे नहीं समझ आता, इनिशियली मुझे नहीं समझ आया कि मैं उसे क्या कहूं, फिर मैंने उसे कहा आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, आई नीड टू बी योर फ्रेंड, यू डोंट नीड एवरीबडी टू बी योर फ्रेंड। सो आप हमें बताएं कि वैलिडेशन जो सीख करते हैं बच्चे, इनको किस तरह हम रिस्पॉन्ड करें? बिल्कुल। सो बट द थिंग इज कि यू हैव टू टेल देम द ट्रूथ। देखिए, वैलिडेशन तो बच्चों को माँ बाप से भी बहुत चाहिए होती है। बच्चे बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंटली, इसमें भी दिखाया है कि वो बच्चा जो है वो कह रहा है कि जब मैं छोटा था और मैं स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं था तो आई कुड सी द डिसअपॉइंटमेंट ऑन माय फादर्स फेस, राइट? और वो चीज उसके दिमाग में रह गई, वो उसके दिल में, दिमाग में रह गई कि माय फादर वाज ashamed of me or was not as proud of me. And that's what I tell every parent कि find what is your child's strength और उसको आप वैलिडेट करें। जो चीज उनकी स्ट्रेंथ नहीं है वैलिडेट करें, उसको अप्रिशिएट करें, उसको सेलिब्रेट करें। एंड जहां तक nobody likes me in school, nobody is my friend, I think उसको थोड़ा सा we have to be honest and authentic कि everybody will not always be your friend, but who is your friend? Let's focus on that. वो वाला बच्चा या वो वाला बच्चा, and then there are some times when we might feel alone, which is also okay. देखिए, I will say something that might feel very controversial to people right now, but I stand by it that our job as parents is not कि हम अपने बच्चों को हर वक्त खुश रखें, because that's not normal adulting behavior. हम कभी हमेशा खुश नहीं रहेंगे. We will always have things happen in our lives which are going to be disappointing, which will hurt our feelings, and we have to help कि हम अपने बच्चों को उनके थ्रू भी उनको गुजारें और उनको उन इमोशन से भी डॉक्टर आयशा, हम क्यों ना इस बात पे ही थोड़ा सा अग्री कर लें कि हमें ये कॉन्वर्सेशंस करना इन इटसेल्फ इज अ वेरी न्यू थिंग इन पाकिस्तान। देयर आर अ लॉट ऑफ पेरेंट्स जहाँ कोई गुफ्तगू नहीं होती, मतलब दे विल टॉक टू वन अनदर परहैप्स बट दे विल नॉट कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। तो वो बड़ी कम है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको हम दोबारा कोशिश करेंगे कि इन 2 weeks टाइम आपको जहमत दे दिया करें, आप प्लीज हमारे लिए टाइम निकाला करें, और हम let's focus on parenting for this month, and next month हम कुछ और देख लेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा। थैंक यू। और हमें ब्रेक लेनी है, लेकिन ये भी कहते हैं अगर आप समझते हैं ना कि आपके बच्चे अपने फ़ोनों पे, अपने गैजेट्स पे हैं, लेकिन हैं तो घर पे ही ना, कहीं बाहर तो नहीं गए हो, सो दे आर सेफ, दैट्स नॉट सो ट्रू एनी मोर आइदर। मतलब अगर वो अपने कमरों में, अपने गैजेट्स पे, अपने सिस्टम्स पे भी बैठे हुए हैं तो वो वहाँ क्या कर, दे आर एक्चुअली एक्सपोज टू द वर्ल्ड। तो आपका ये समझ जाना बड़ी मासूमाना बात होगी जी, घर में तो बैठे हुए हैं ना, मेरी नज़रों के सामने तो है,
दिस डजंट वर्क लाइक दैट एनी मोर। तो इस पे भी हमने ज़रा डिटेल में फिर कभी बात करनी है। अभी हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद अच्छा जी, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का आखिरी मैच, 5th मैच कल खेला जाएगा और 5वां T20 इसकी तैयारियां जो है इसके लिए कौमी स्क्वाड का ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन मुनक्कद हुआ है। ऑप्शनल, कोई गया होगा ऑप्शनल में? ऑप्शनल था। पूछ लेते हैं। खिलाड़ियों ने वार्म अप ड्रिल्स, नेट पर बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। मेज़बान टीम को सीरीज़ में 3-1 की बरतरी हासिल है। पाकिस्तान के बॉलिंग कोच अजहर महमूद ने तस्लीम किया है कि हमारा बॉलिंग यूनिट काम नहीं कर रहा, शो नहीं कर रहा सर। अच्छा, न्यूजीलैंड की टीम में आपको पता है ना, एक पाकिस्तानी निजात प्लेयर की एंट्री हुई है, मोहम्मद अब्बास नाम है हाँ जी उनका। तो हमने कहा वैसे ही आपको बता दें, साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने भी आखिरी T20 में शाहीन और शादाब को ड्रॉप करने का मशवरा दिया। उन्होंने लिखा था ये। सब पे बात कर लेते हैं। अब्दुल माजिद भट्टी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टाब, हाउ आर यू सर? सर, हम क्या उम्मीद रखें? मतलब हार तो हम गए हैं सीरीज, लेकिन चलें 3-2 से ही हार जाएं। कुछ तैयारी की है लड़कों ने, कुछ चेंजेस हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जो 16 मेंबर स्क्वाड अनाउंस किया था उसमें अब सिर्फ 3 प्लेयर, स्पिनर सुफियान मुकीम, बैट्समैन उमैर बिन यूसुफ और विकेटकीपर बैट्समैन उस्मान खान, ये 3 प्लेयर ऐसे हैं जिनको अभी तक इस सीरीज में चांस नहीं मिला। तो मेरा ख्याल में अब पाकिस्तान के लिए सीरीज तो हार गया है, नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन नहीं। तो इस मैच में इन तीनों को चांस दिया जाएगा? देखिए, अभी तक कोई बात वाज़ेह नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में जब हम कह रहे हैं कि हम एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारी में नई टीम तैयार करने जा रहे हैं, नए लड़कों को मौका दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इनको खिला देना चाहिए। सुफियान मुकीम का नाम तो वनडे टीम में है, लेकिन उमैर बिन यूसुफ और उस्मान खान तो कल के मैच के बाद परसों वापस आ जाएंगे पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में इनको खिला देना चाहिए। लेकिन जो सबसे कंसर्न वाली बात है कि पाकिस्तान की जो प्रीमियर फास्ट बॉलर है शाहीन शाह आफरीदी, वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। उन्होंने जो पहले 4 मैच खेले हैं उसमें 16 ओवर करवाने चाहिए थे, उन्होंने 13 ओवर करवाए हैं, 3 ओवर भी नहीं उनसे कप्तान ने करवाए, और उनमें 66 पर विकेट के औसत से उन्होंने सिर्फ 2 विकेटें हासिल की है। जबकि शादाब खान, जिनको कमबैक करवाया गया, वाइस कप्तान बनाया गया, उन्होंने 4 मैचों में सिर्फ 30 रन बनाए हैं और शादाब खान 113 रन देकर 11 ओवरों में सिर्फ 1 विकेट हासिल कर चुके हैं। तो अंदाजा लगा लें कि शादाब खान जो हमारे वाइस कप्तान हैं, वो कल के मैच में हमें नजर आएंगे या वो आराम करेंगे? जैसे शाहिद आफरीदी मशवरा भी दे रहे हैं कि शाहीन शादाब दोनों को ड्रॉप करें आप। देखिए, बिल्कुल जो ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि इनको ड्रॉप करना चाहिए, लेकिन इस सीरीज में एक मैच में हमने अबरार अहमद को ड्रॉप किया, शादाब खान को ड्रॉप नहीं किया। मेरा ख्याल शादाब खान को इनफ चांस मिल गए, 4 मैचेस मिल गए। अब सुफियान मुकीम को मौका मिलना चाहिए, और सुफियान मुकीम वो बॉलर है उमर अब्दुल्ला जिसने अपने डेब्यू वनडे इंटरनेशनल में 4 विकेटें हासिल की अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका, लेकिन अभी तक उसको दूसरा मैच ही नहीं मिल सका। तो मेरे ख्याल में नए लड़कों को अगर ट्राई करने जा रहे हैं तो सुफियान मुकीम का चांस बनता है कल के मैच में शादाब खान। लेकिन हमें सुफियान की सूरत में स्पिनर मिल जाएगा, हमें तो यहाँ फास्ट बॉलर की जरूरत थी ना, हमारे पास तो पीछे है ही नहीं बेंच पे कोई। देखिए, हमने जहादाब को खिलाया, जहादाब खान को भी मार पड़ी, हमने अब्बास आफरीदी को खिलाया, अब्बास आफरीदी को भी मार पड़ी। तो अब जो हमारे पास ये टीम है, इसमें तो अब हमारे पास ऑप्शन रह नहीं गए। अब जो हमने वनडे टीम भेजी है, जिसमें हमने फहीम अशरफ को भेजा है, हमने एक नौजवान फास्ट बॉलर है आकिफ जावेद, उनको भेजा है, तो मेरे ख्याल में अब अगर उनमें से कोई परफॉर्म कर दे, लेकिन शाहीन शाह आफरीदी अभी नहीं, इससे पहले जो पिछली सीरीज हुई है सिवाय साउथ अफ्रीका के एक मैच के, शाहीन आफरीदी मुसलसल स्ट्रगल कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में भी स्ट्रगल करते रहे। देखिए, हमारे यहाँ अब ये कहा जा रहा है कि जी न्यूजीलैंड की कंडीशन मुश्किल थी, हम मुश्किल कंडीशन में नए लड़के परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो भाई, आपने चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में खेली, आपने ट्रायंगुलर टूर्नामेंट पाकिस्तान में खेला, अपनी कंडीशन में भी परफॉर्म नहीं कर रहे, अगले सीरीज में भी परफॉर्म नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल में जब इतना ज्यादा फेलियर हो जाए सीनियर प्लेयर्स का, तो फिर तो उनका ड्रॉप ही बनता है। गॉट इट भट्टी साहब, थैंक यू डेफिनेटली कराने की जरूरत आ गई है।
कल मैच है आखिरी मैच सीरीज का। जैसे हम अभी ब्रेक लेने लगे ना, उनको भी ब्रेक लेनी चाहिए। ब्रेक के बाद मैंने सी यू। अच्छा जी, कराची में जो हैवी ट्रैफिक का चलने का निज़ाम है ना, ये बेहंगम होता जा रहा है, जानलेवा भी साबित हो रहा है। आम रोड हादसा तो अपनी जगह हो ही रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर ये वाटर टैंकर, ऑयल टैंकर्स, डंपर्स सड़कों पर मौत पाट रहे हैं। ये खौफ की अलामत बन गए हैं। कल मलीर हॉल्ट में दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया। वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी को टक्कर मार दी। हादसे की शिकार खातून ने शदीद ज़ख्मी हालत में बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन माँ बाप के साथ बच्चा भी जहाँ बाहक हो गया। कैन यू इमेजिन दैट? ओहो। अच्छा, और बताते हैं आपको कि गुज़िश्ता 3 माह में कराची में ट्रैफिक हादसा में 214 शहरी जाने जो हैं वो गंवा चुके हैं, और सिर्फ हैवी ट्रैफिक से हादसा में 1 जून से अब तक 68 शहरियों की जान जा चुकी है। चेक आउट दीज नंबर्स। हम किस ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। शहरियों को ट्रैफिक पुलिस से बेइंतहा शिकायत हैं। गुज़िश्ता रोज़ कराची के हज़ारों शहरियों ने सड़कों पर जो है रोज़ा इफ्तार किया और मिनटों का जो सफ़र था वो घंटों में तय हुआ। ये तो हम आपको पहले ही बचा चुके हैं। और आज सुबह 4 बजे माय और ब्रदर इन लॉ, मेरी साली का मियाँ जो है, ही वाज हिट बाय एन ऑयल टैंकर। He was hit by an oil tanker? His car got onto the footpath, बस बमुश्किल बचा है वो लड़का, जवान बच्चा लड़का। अच्छा, बाज़ ट्रैफिक पुलिस एहलकार सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक तरफ खड़े नज़र आए थे। ये कल की हम बात आपको बता रहे हैं, लेकिन कुछ काम कर भी रहे थे। एक्चुअली कल का जो सीन था ना, उसको मैनेज करना मुझे तो एटलीस्ट समझ नहीं आती कि वो किस तरह मैनेज कर पाएगा कोई भी। कल एहतजाज के बायस पुलिस ने कराची प्रेस क्लब के एतराफ़ के रास्ते बंद कर दिए थे। और बेशक मुजाहरा करना शहरियों का जमहूरी हक तो है, लेकिन इसके लिए और बहुत से तरीके हैं। और हमने पहले भी कहा था, एक जगह भी कोई और ऐसी मुख्तस कर देनी चाहिए। शहरियों को अजियत देकर मुजाहिरीन लोगों से हमदर्दी हासिल नहीं कर सकते। दिस डजंट वर्क। और उन्हें समझना चाहिए कि इससे उल्टा मुजाहिरीन के लिए जो है वो गुस्सा और नापसंदीदगी के जज्बात पैदा होते हैं। सो दिस शुड डेफिनेटली हैव बीन। इसी पे बात करते हैं। पीर मोहम्मद शाह, DIG ट्रैफिक कराची हमारे साथ मौजूद हैं, और पर्टिकुलरली शाह साहब से बड़ा और अहम मसला ये हैवी ट्रैफिक के हादसात हैं। ये आए रोज़ मोटरसाइकिल वालों को कुचल रहे हैं, गाड़ी वालों को टक्करें मार रहे हैं। मतलब ये क्या होते हैं? ये सो रहे होते हैं, इनकी ड्राइविंग का एक और निज़ाम होता है। ये होश में नहीं होते हैं कि गलती किसकी है, मसला कहाँ आ रहा है। अब ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये वाटर टैंकर का हुआ है, और इसमें जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं हमारी जो KRAT की टीम ने बताया है, वो बेसिकली ब्रेक के फेल होने की वजह से नहीं हुआ, लेकिन जो टर्न के ऊपर ओवर स्पीडिंग की है ड्राइवर ने। और जब ड्राइवर से इंटरव्यू किया गया तो पता लगा कि ये जो ड्राइवर्स हैं दे कीप ऑन ड्राइविंग फॉर 24 आवर्स फॉलोड बाय 24 आवर्स रेस्ट, जो कि एक तरह से इनह्यूमन है। एंड दे टर्न दीज हेवी व्हीकल्स इनटू किलिंग मशीन्स। दूसरा ये कि गाड़ियों के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमारे सामने जब से हमारी KRAT ने काम करना शुरू किया है, वो मैकेनिकल फॉल्ट्स भी हैं जो उनके ब्रेक फेलियर की वजह से भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। सो वील हैव टू वर्क आउट अ वे कि किस तरह से गाड़ियों की जो फिटनेस है उसको हम चेक करें और इंश्योर करें कि सिर्फ वही गाड़ी रोड पर आए जो कि मैकेनिकली फ़िट हो। और ड्राइवर्स के हवाले से भी हमें कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे कि जिससे पता चले कि ड्राइवर की जहनी कैफियत और उसमें थकावट के हवाले से उसके कितने आवर्स उसने ड्राइविंग की। 24 घंटे की शिफ्ट है और 24 घंटे का रेस्ट है। और ये ना सिर्फ हैवी व्हीकल ड्राइवर्स, ये एयरपोर्ट के बाहर जो आपको कैब्स वगैरह मिल रही होती हैं, उसमें भी यही ड्यूटी पैटर्न है, सेम यही ड्यूटी पैटर्न है। 24 घंटे विच डज इट इज़ ह्यूमन। आप इनह्यूमन आप सही कह रहे हैं। अच्छा, एक जो आपने बात की है उस हवाले से भी आपसे सवाल करेंगे कि इस साल अब तक 200 से ज़ायद लोग जो हैं वो कराची में ट्रैफिक हादसात में मारे गए हैं, जिनमें 60 से ज़्यादा जो थे वो हैवी ट्रैफिक वाले थे, और उनमें भी कई लोग जो थे वो वाटर टैंकर्स के नीचे आए हैं। मतलब दिस इज़ इनसेन। आपने अभी ये भी कहा है कि फ़िटनेस होना चाहिए व्हीकल्स वगैरह का। दुनिया में फ़िटनेस सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। ये तरीक़ेकार तो हम बाहर से भी सीख सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इज़ ऑलवेज एन इशू विद अस। तो ये बता दें, ख़ासतौर पर ये हादसात जो हैं, ये नॉर्मल लग रहे हैं आपको ये फिगर्स? जी नहीं, बिल्कुल। इंसान की जो जान है वो बहुत कीमती है,
कोई भी एक्सीडेंट जो है वो एबनॉर्मली होता है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हम साइलेंट स्पेक्टेटर्स हैं। हमने तकरीबन 1500 के करीब गाड़ियों को बंद भी किया है और प्यूनिटिव एक्शंस लिए हैं, लेकिन ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसके अंदर हर एक्सीडेंट की अपनी एक नौयत होती है और उनके ख़िलाफ़ हम एक्शन ले रहे हैं मुतवातिर। अब जो हमने जो डिसाइड किया है कि इनके अंदर हम ट्रैकर्स लगाएंगे और ट्रैकर्स की मॉनिटरिंग जो है वो सेंट्रलाइज्ड होगी कि अगर कोई गाड़ी ओवर स्पीड करती है तो ऑटोमेटिकल अलार्म जो है वो रेड फ्लैग हमारे पास आएगा और देन एंड देयर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। ट्रैकर्स लगाएंगे आपका शाह साहब, अब एक तरफ तो हाल ये है, दूसरी तरफ किसी रोड की बंदिश होती है, कभी कोई एहतजाज होता है, कभी कोई वीआईपी मूवमेंट होती है, कभी तामीराती काम है, घंटों ट्रैफिक जाम है। कल ही की हालत आपने देख ली थी। मतलब कुछ रहम खाएं शहरियों पे, कौन खाए ये भी हमें समझ नहीं आता। और ये भी रूटीन बन गया है, लगता ही नहीं है किसी को कोई मसला होता है, ट्रैफिक फंसी हुई है घंटों के लिए। देखें, जो प्रोटेस्ट होते हैं वो ऑन एवरेज कराची के अंदर 2 से 3 डेली हो रहे होते हैं, और फिर कभी कभार जो हमारा रेड जोन है या जो प्रेस क्लब है हमारा, वो हार्ट ऑफ द सिटी में है, फाइनेंशियल हब जो है, वहाँ से जब ऑफ टाइम होता है, पीक आवर्स शुरू होते हैं, तो वो ट्रैफिक वहीं से ही गुज़रता है। ख़ास तौर पे दीन मोहम्मद वफ़ाई रोड है या MR कियानी रोड है या सरवर शहीद रोड है, PIDC है, तो ये सारे फिर अफेक्ट हो जाते हैं व्हेन देयर इज़ अ प्रोटेस्ट स्पेशली इन द विसिनिटी ऑफ कराची प्रेस क्लब। तो इस तरह के वाक़यात बिल्कुल होते हैं और उसमें हम बहुत ज़्यादा एक्टिवली फिर रोल प्ले कर रहे होते हैं, हम साइडों से डाइवर्जन दे रहे होते हैं। तो ये तो देखें, एक ऑर्गेनिक सिटी है, इसके अंदर इश्यूज़ चलते रहेंगे, कभी पानी, कभी बिजली, कभी गैस, कभी ड्रेनेज का पानी रोड पे आ जाना, तो उनको हमने फिर हैंडल तो करना है। अच्छा, ये एक और चीज़ आपसे पूछनी है कि कल हम सब ने ये देखा कि सड़कें खुल जाने के बाद भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार हर जगह होने के बावजूद या तो ट्राई नहीं कर रहे थे, मतलब दे वर नॉट इवन लुकिंग एट द ट्रैफिक, या कंट्रोल करने की कोशिश करते थे और तो कोई सुनता नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं था, उनकी कोई सही नहीं है उधर। तो बहुत से तो इसी वजह से ही ट्राई नहीं करते। क्या एहलकारों की तादाद, उनके इख्तियारात मज़ीद बढ़ाने से मसला हल हो सकता है? ट्रेनिंग परहैप्स, ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। एक्चुअली देखें, लोगों को भी समझना चाहिए कि जब पीक आवर्स होते हैं और खुदा ना खास्ता कोई प्रोटेस्ट आ जाता है, दे शुड ऑल्सो कोऑपरेट। वो जल्दबाजी में ना सिर्फ ये कि वो अपने आप को फंसा देते हैं बल्कि पूरे जंक्शन को चोक कर देते हैं, और फिर वो एक सिचुएशन आ जाती है कि जब आप ना आगे जा सकते हैं और ना पीछे। और कराची का ट्रैफिक जिस फ्लो के साथ पीक आवर्स में मूव कर रहा होता है, तो उसमें एक गलती से पूरे यानी कि निज़ाम जो है वो बैठ जाता है। तो मेरी अपील होगी अपने कम्यूटर्स से, अपने सिटीज़न्स से, कराचीआइट्स से, कि कभी भी इस तरह की सिचुएशन हो तो हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं, उनकी डायरेक्शंस को वो फॉलो करें। दिस इज़ इन द बेस्ट ऑफ देयर इंटरेस्ट। अगर वो उसको जल्दबाजी में आमने सामने ट्रैफिक के यानी वन वे को ख़त्म करके तोड़ कर कोशिश करेंगे शॉर्टकट के ज़रिए घर पहुंचने की, तो ना वो ख़ुद पहुंच सकेंगे और बाकियों के लिए भी वो काफ़ी प्रॉब्लम का बायस बनेंगे। बाकियों को प्रॉब्लम का बायस हो सकता अच्छा, है। अब सर लास्टली हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये तमाम मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और लिटरली अगर आप भी 5-10 मिनट ये चुंदरीकर रोड और सदर के इलाके में गुजार लेंगे तो आपको BCU ऐसी भी गाड़ियां नज़र आ जाएंगी जो काला धुआं छोड़ रही हैं, उनके खिलाफ भी बहुत कम कार्रवाई होती है। हमने लाहौर और इस्लामाबाद में भी ट्रैफिक जाम तो लाहौर में भी होती है, इस्लामाबाद में मसले थे, लेकिन जो सेफ्टी मेजर्स है ना उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। कैमरे लगे, मॉनिटरिंग हो रही है, चालान होते हैं, तगड़े चालान होते हैं, उससे बहुत बेहतरी आई है। सो क्या कराची में कैमरे ट्रैफिक पुलिसिंग के लिए इस्तेमाल हों तो आपको लगता है फ़र्क पड़ेगा? देखें, ये सेकेंडरी चीज़ होती है, किसी को सज़ा देकर आप किसी हद तक ही उसको कर सकते हैं, लेकिन जब रोड्स की कैपेसिटी और सिग्नलिंग सिस्टम आपका डाउन हो तो उसमें जितनी भी आप टिकटिंग इशू कर लें, चालान्स कर लें, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही अलाउ नहीं कर रहा आपकी ट्रैफिक को फ़्लो करने के लिए, तो यू कांट डू मच, इट वोंट हेल्प। हाँ, उसके साथ साथ अगर हमारे जैसे इंटेलिजेंट सिग्नल सिस्टम हो, ट्रैफिक के जो जैसे अर्बन ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स आ गए
गए हैं, इंटेलिजेंट ये सिग्नल्स होते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, एक नेटवर्क में काम कर रहे होते हैं। तो उस पर अगर हम काम कर रहे हैं, जैसा कि इट विल टेक सम टाइम, तो अलॉन्ग विद द सेफ सिटी कैमरास दीज इंटेलिजेंट traffic control systems would naturally be turning the tide. बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का पीर मोहम्मद शाह, जो कि DIG ट्रैफिक कराची हैं। बहुत कुछ होना चाहिए, बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ें नहीं हो पा रही, तो कुछ ऐसी ही रहेंगी, कुछ ऐसी इनकी बातों से लगा भी है। हमारे साथ कराची में आज की सूरत हाल भी मालूम करेंगे, फिर ये जो एक्सीडेंट हुआ है, हौलनाक हादसा जो हुआ है, मतलब एक कपल था, मतलब क्या हुआ, कोई CCTV फुटेज है इसकी जो देखी हो आपने, क्या कार्रवाई हुई है? हमेशा हमें यही ऐसे एक्सीडेंट्स में एंड में पता चलता है कि जी ब्रेकें फेल हो गई। ये किस तरह चल रही हैं ये सारे? पीर शाह साहब कह रहे हैं कि जी वो ओवर स्पीडिंग थी, ब्रेकों वाला भी आ जाता है, किसी को क्या पता कि एक्चुअली हुआ क्या था। जी काशिफ। बिल्कुल हुमा अब्दुल्ला, ये ओवरलोड होते हैं, समटाइम इनकी ब्रेक नहीं लगती है। लेकिन जो सवेरे गुज़िश्ता रोज के करीब जो है एक वाकया रिपोर्ट हुआ और उसमें हमने ये देखा कि एक जो वाटर टैंकर है वो ओवर स्पीडिंग के जरिए एक मोटरसाइकिल सवार को हिट करता है और उसमें इतनी दर्दनाक ये स्टोरी है, जो मुख्तलिफ वीडियोस हमारे सामने आई हैं वो हम बयान नहीं कर सकते कि उसमें जो नौमौलूद बच्चा है उसको शहरी कैसे लेकर जा रहे हैं और उसके बाद एक हॉस्पिटल के अंदर भी वो जाते हैं। इस तरह की वीडियोस भी सामने आई हैं, जबकि जो उस बच्चे की वालिदा है या वालिद है वो हॉस्पिटल से ही वापस आ रहे थे और इसी दौरान जो है ये वाकया जो है वो रिपोर्ट हुआ है। ये एक अपनी नौयत का एक वाकया नहीं है, बल्कि चंद रोज कबल गुलिस्तान जौहर में भी एक वाकया रिपोर्ट हुआ, उसमें भी जो है बाइक राइडर को इसी तरह कुचल दिया गया। मुख्तलिफ वाकयात जो है वो सामने आ रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोई वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं आ रही है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दावा किया जाता है कि एक मजीद यूनिट बनाया गया है जो इस तमाम तर जो चीजों को जो है वो चेक करेगा। लेकिन सबसे पहले DIG ट्रैफिक से भी ये पूछना बनता है कि आया इनके ट्रैकिंग सिस्टम से क्या हैवी ट्रैफिक बेहतर हो जाएगी? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें हमने ये देखा है कि जो शहर में बेशतर हैवी ट्रैफिक चल रही है वो या तो बलूचिस्तान से यहाँ मूव हुई हुई है जितनी भी हैवी ट्रैफिक है, या फिर अंदरूनी सिंध से यहाँ मूव हुई हुई है। तो उनके जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी वहीं के बने हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये चाहिए कि इनके ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो चेक किए जाएं और उसके बाद इनकी फिटनेस जो है वो भी जो मुतलका इंतजामिया है उनको ये चेक करनी चाहिए। काशिफ, ये बात आप कर रहे हैं ना काशिफ, सॉरी, ये बात आप कर रहे हैं तो हमें थोड़ी सी डेजा वू हो रहा है, क्योंकि हम ये सारी बात पहले कर चुके हैं, आपसे भी और भी बिल्कुल रेलेवेंट जो हैं अफसरान उनसे भी कर चुके हैं। स्पेशली अगर ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक बाहर से आती है बलोचिस्तान वगैरह की, उनको उधर का तो फिटनेस जो भी होगा, उनको कराची एंटर होने का एक फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए कि क्या वो शहर के अंदर आ सकते हैं कि नहीं। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। कब तक करते रहेंगे? मतलब कोई फैसला कर लेना तो इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, तब तक ये 600 का फिगर जो है ये डबल होके 1200 हो चुका होगा, अल्लाह ना करे, लेकिन देर तो इतनी लग रही है। हुमा, जब हम ट्रैफिक पुलिस हुकाम से बात करते हैं तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि शहर में तामीराती काम जारी है, इसलिए ट्रैफिक के मसाइल सामने आ रहे हैं। जबकि जो ट्रैफिक हादसात हैं वो इसलिए सामने आते हैं कि मुख्तलिफ जो हैवी ट्रैफिक है उनको इमरजेंसी ड्यूटीज के नाम पर शहर में छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से इस तरह के हादसात रिपोर्ट होते हैं। तो इन दोनों चीजों को अपनी अपनी नौयत पर ट्रैफिक पुलिस हुकाम को चाहिए कि वो ना सिर्फ इनकी फिटनेस चेक करे बल्कि जो मुतलका इदारे हैं उनको भी अपने साथ शामिल करे। ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से ये कहा जाता है कि उनके पास नफरी की चूंकि बहुत ज्यादा कमी है, तो इस हवाले से भी वो इन तमाम तर इदारों के साथ मिलकर ये कार्रवाई करना चाहते हैं। मुख्तलिफ मुहिम ये जरूर चलाते हैं, लेकिन वो मुहिम वक्ती तौर पर होती है, जिसकी वजह से इस तरह के हादसात जो है वो आए रोज रिपोर्ट होते हैं। 68 अफराद जो हैं, आपको बताएं कि रवा साल में अब तक हैवी ट्रैफिक से सिर्फ जो है वो जांबाक हो चुके हैं और 200 से जायद जो है वो आप भी बता चुकी कि मुख्तलिफ हादसात में रिपोर्ट हो चुकी है। जब हम इनको चेक करते हैं तो आया कि हैवी ट्रैफिक से जो है वो ब्रेक नहीं लगी, इसलिए ये हादसा रिपोर्ट में। तो ऐसे हादसा बहुत कम हैं, ज्यादातर हादसा ऐसे ही हैं कि वो यू टर्न ले रहे हैं और इसी दौरान हैवी स्पीड के अंदर किसी मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। ये भी किसी हद तक ट्रैफिक पुलिस की बात ठीक है कि मोटरसाइकिल सवार भी एहतियात जो है वो नहीं करते हैं, लेकिन क्या आपने प्रॉपर एक निजाम बनाया है? भाई खुद बचना है इनसे, तो आप कोसों दूर रहकर चलें, यही हम कहेंगे गाड़ी वाले मोटरसाइकिल वालों को। बचना है तो कितने हेलमेट पहन के फिरते हैं, मतलब आपको खुद को खौफ नहीं आ रहा? खुद भी नहीं कि आप सड़कों पे एक मोटर बाइक पे बैठे हुए हैं एंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस यू आर नेकेड, आपको कोई चीज लग सकती है, आप कहीं स्लिप हो सकते हैं। ये जो ड्राइवर तो है ख्याल रखिए ना। ये पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, कोई कार्रवाई हो रही है, होगी, क्या हो रहा है?
बिल्कुल इस हवाले से न सिर्फ ड्राइवर पकड़ा गया बल्कि उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस हुकाम से जब हमने राब्ता किया, मैंने उनसे पूछा कि क्या इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हम चेक कर रहे हैं, क्या कोई इनके पास गाड़ी की सेफ्टी परमिट है, कोई इस तरह की चीज है। तो अब तक कोई चीज ऐसी सामने नहीं आई है, जबकि जाए वकुआ के अतराफ की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, पुलिस की जानिब से वो अब तक हासिल नहीं की गई है। और इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस हुकाम, आपको बताएं कि जिस यू टर्न पर ये वाकया रिपोर्ट हुआ है वहाँ ट्रैफिक पुलिस एहलकार अमूमन तैनात होते हैं और गुज़िश्ता रोज वहाँ नजर नहीं आए। जो शहरियों से हमारी बात हुई उनकी जानिब से यही दावा किया जा रहा है, लेकिन इंतहाई दर्दनाक ये हादसा जो है वो रिपोर्ट हुआ, इसके अंदर जो है वो ये नाकाबिले बयान है, ये शायद दोबारा बयान भी नहीं किया जा सकता। एक नौमौलूद वहीं पैदा हुआ, वहीं माँ बाप भी मर गए, वहीं बच्चा भी मर गया। इस पे मजीद और क्या बात करें, इसलिए नहीं करते हैं। काशिफ, थैंक यू फॉर अपडेटिंग अस। मतलब हर एवेन्यू से मुझे लगता है कि ये वी नीड टू ओवर हॉलिंग जो करनी है ना हमने ट्रैफिक की, उसमें अब्दुल्ला हम कितना वाटर टैंकर्स और इंसानों को कहते हैं, बट मोटर बाइकर्स प्लीज़ हेलमेट पहने। मतलब थोड़ा सा, और एक मोटर बाइक का एक कमाल ये होता है ना कि कुछ भी हो हम निकल जाएंगे बीच में से, वो हरकतें भी ना करें, हर दफ़ा नहीं निकल वो हर बार नहीं निकल सकते आप। तो वो सारी जो सेंस है ना, वो टैंकरों से तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनके ड्राइवरों से, वाटर टैंकर्स एंड ऑल दैट, लेकिन बाकियों को भी करना पड़ेगा 100%। अच्छा, वी नीड टू मूव ऑन। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे। और कल हमने ये मामला उठाया था 11वीं जमात के नताइज का मामला, तो हम इसके मतलब 66% कराची बोर्ड से फेल हो गए थे, फिर बड़ा एहतजाज हुआ था। आज उसकी मीटिंग होनी थी। सिंध की पार्लिमानी कमेटी ने 11वीं जमात के तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी दे दी है। ये मीटिंग ही नहीं हो पा रही थी, कभी कोई बीमार था, कभी कोई कुछ चल रहा था। प्री मेडिकल में 35% केसेस डेटा एंट्री की वजह से मुतासिर हुए। राना जावेद हमारे साथ हैं। राना जावेद, बताइएगा, फाइनली मीटिंग हो गई, क्या क्या मंजूरी हुई इस मीटिंग में, क्या मसाइल सामने आए रिपोर्ट में? जी बिल्कुल, सिंध असम्बली की कायम शुदा पार्लिमानी कमेटी का इजलास जो कि 11वीं जमात के नताइज पर कायम की गई थी, उसका इजलास हुआ और इजलास में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। और रिपोर्ट में कहा गया कि ये जब नताइज आए थे तो उसके बाद ये सोशल मीडिया पर इशू उजागर हुआ, जिसको सियासी जमातों ने अवामी तवज्जो हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया। साथ ही रिपोर्ट में गुज़िश्ता 10 साल में जो फर्स्ट ईयर के तलबा की कामयाबी का तनासुब है वो भी पेश किया गया था। उसमें कहा गया था कि गुज़िश्ता 10 साल से फर्स्ट ईयर के जो तलबा की कामयाबी का तनासुब है 47% से कम ही रहा है, उससे कभी बढ़ा नहीं है। जबकि मेडिकल और इंजीनियरिंग इस साल 11 से 14% तक कमी हुई है। इंक्वायरी कमेटी ने ये बताया कि उन्होंने मुतासरा तलबा से वाक़िन के हमरा मुलाकात की और उनसे मुख्तलिफ सवालात जवाबात की और कॉपियाँ चेक की, तो उन्हें मायूसी हुई क्योंकि बहुत से तलबा की कॉपियाँ बिल्कुल दुरुस्त थी। मतलब दुरुस्त से मुराद वो ऐसी थी कि जो सही मार्क की गई थी, और कुछ बच्चों ने तो कॉपियाँ खाली तक छोड़ी हुई थी। जबकि उन्होंने साथ ही वजूहात भी बताई कि ये वजूहात क्यों हुई, ये रिजल्ट इतना खराब क्यों हुआ, जिसकी वजह तलबा से मिलकर ये मालूम हुई कि फिजिक्स और इस्लामियात की किताबें तलबा को ताखिर से फराहम की गई और तलबा के लिए जो फिजिक्स की किताब है वो मुश्किल तरीन बनाई गई है। ये 11वीं जमात के तलबा के लेवल की नहीं है, मुश्किल है। इसके अलावा केमिस्ट्री, फिजिक्स और रियाजी के जो पर्चे असातिज़ा की जानिब से बनाए गए थे वो टफ थे, बहुत ज्यादा टफ थे, जो तलबा के लेवल के नहीं थे। इसके अलावा असातिज़ा ने घरों पर कॉपियां ले जाकर चेक की क़वाइद व ज़ाबित के खिलाफ, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि असातिज़ा से जब बात हुई तो मालूम हुआ कि असातिज़ा को गुज़िश्ता 1.5-2 साल से कॉपियां चेक करने की उजरत नहीं दी गई, इसलिए वो इसमें उनकी हुस्सा शिकनी होती है, वो दिलचस्पी से कॉपियां चेक नहीं करते हैं। साथ ही एक जो सबसे संगीन ऑब्जर्वेशन आई वो ये आई कि IT सेक्शन में गलत डेटा फीड करने के मुशाहिदा किया गया है कि वहां पर गलत डेटा फीड किया गया और वो जो IT सेक्शन के जिम्मेदारान हैं वो इसके जिम्मेदार हैं, वो इस सारे मामले में मुलविस हैं। जबकि बोर्ड के जो सिस्टम है बस इधर आज के लिए इतना ही काफी है। मतलब कोई चीज यहाँ सही है जो चल रही हो कि घर ले जा नहीं सकते कॉपियाँ, वो घर लेके जा रहे हैं, बच्चों ने खाली शीटें जो हैं वो छोड़ी हुई हैं, किताबें उनको एंड मिनट में फराहम की गई हैं, टीचर जो हैं वो 2 साल से चेकिंग ही नहीं कर रहे थे। What is going on? और उसके बाद एंड में आके फिर कंप्लेन करना, और फिर ग्रेस मार्क्स पे अगर पास हो रहे हैं बच्चे तो फिर क्या मुस्तक़बिल होता है, आगे जाएंगे? क्या परसेंटेज होगी, एडमिशन कहाँ होंगे, सॉफ्टवेयर तक के मसले हैं। दिस इज ये एक ट्रेजेडी भी है और ये एम्बैरेसिंग बात भी है कि अगर ग्रेस मार्क जी हम फेल नहीं हो रहे थे, आओ ग्रेस मार्क्स दे दें और ठीक है अब हम पास हो गए। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोस ग्रेड्स एनीवे? You won't get admission in any reputable university अगर आप 33 नंबर ले लेके पास हो रहे हैं, जाहिर है। सो ये है सीन, ट्रेजेडी है, बल्कि एक वर्ड और आ गया, ट्रेजेडी है ये। ब्रेक ले रहे हैं।
वेलकम बैक जी। अपडेट हमारे पास ये है कि एफआईए के तफ्तीशी अफसर ने फरहान मलिक को सेंट्रल जेल के बजाय एफआईए ऑफिस ही ले जाना बेहतर समझा है, मतलब अपनी मनमानी ही की है। अदालत ने आज 1:10 पर फरहान मलिक को, जिनका ताल्लुक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म रफ्तार से है, उनको अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया। अदालती अहकामात के बावजूद 5 बजे तक फरहान मलिक को सेंट्रल जेल नहीं पहुँचाया गया। सीनियर सहाफ़ी फरहान मलिक, जिन्हें ओपेका ऑर्डिनेंस के तहत आपको पता है एफआईए ने गिरफ्तार किया था, उसकी कार्रवाई हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक दफ़ा फिर आपको बता दें कि एफआईए के तफ्तीशी अफसर फरहान मलिक को सेंट्रल जेल के बजाय एफआईए ऑफिस ले गए। क्लियर कट था कि इनको जुडिशल भेज दिया जाएगा। अब अमीन अनवर हमारे साथ ही हैं, उनसे मालूम करते हैं फिर क्या हुआ। 1:10 पर सीनियर सहाफ़ी फरहान मलिक को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म आया था। अमीन, उसके बाद क्या हुआ और इस कार्रवाई में क्या हुआ था अदालत की, ये भी बता दीजिएगा साथी। जी बिल्कुल, आज पेका एक्ट के तहत गिरफ्तार सहाफ़ी फरहान मलिक को जुडिशल मजिस्ट्रेट सरकी की अदालत में पेश किया गया था, जहां अदालत ने एफआईए की जिस्मानी रिमांड में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए फरहान मलिक को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया था। जिसके बाद आज 3 से 4 घंटे की ताखीर से जो है उनको पहले अदालत में 3-4 घंटे की ताखीर से पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने 1:10 पर उन्हें अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया और इसके साथ साथ उनकी दरख्वास्त जमानत पर भी नोटिस जारी किए गए एफआईए को। तो जेल जराये ने इस बात की तस्दीक की है कि 5 बजे तक फरहान मलिक की जो कस्टडी है वो सेंट्रल जेल नहीं लाई गई और जराये ने यह भी बताया है कि एफआईए के जो तफ्तीशी अफसर हैं वो फरहान मलिक की कस्टडी सेंट्रल जेल के बजाय एफआईए के दफ्तर लेके चले गए हैं, जिसके बाद ताहाल उन्हें सेंट्रल जेल नहीं पहुंचाया गया है। नहीं तो कोई मौक़िफ़ सामने आया कि क्यों नहीं पहुंचाया गया? जब अदालत ने क्लियर कट कहा था एफआईए से आपने राब्ता किया, किसी का राब्ता हुआ या कुछ आप तक खबर पहुंची? जी एफआईए हुकाम से ताहाल कोई राब्ता नहीं हुआ, ना ही उनका कोई मौक़िफ़ अभी तक सामने आया है। ताहम सेंट्रल जेल जराये ने इस बात की जरूर तस्दीक की है कि 5 बजे तक फरहान मलिक को सेंट्रल जेल एफआईए हुकाम ने नहीं पहुंचाया। अदालती अहकामात बिल्कुल वाज़े थे और अदालत ने अदालती अमला है उसने भी जेल वारंट बना के तफ्तीशी अफसर को दे दिए थे, लेकिन सेंट्रल जेल ले जाने के लिए, लेकिन ताहाल एफआईए की तरफ से फरहान मलिक को सेंट्रल जेल कराची नहीं पहुंचाया गया है। नहीं पहुंचाया गया। 5:37 ऑलरेडी हो रहे हैं, तो इसके बाद तो पॉसिबल है भी नहीं। और अदालती अहकामात की ऑब्वियसली खिलाफ वर्जी हो रही है इधर, तो ये बताइएगा कि हो सकता है कि बीच में कोई और हुक्मनामा भी बीच में आ गया और इसलिए लेके नहीं गए, या फिर ये पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये तो खिलाफ वर्जी हुई फिर क्लियर कट। जी बिल्कुल, ये अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है और अदालत ने ओपन कोर्ट में ये तमाम हेयरिंग की है, जिसमें एफआईए का मौक़िफ़ भी सुना गया है और फरहान मलिक के जो वकील हैं अब्दुल मुईज़ जाफरी, उनका भी मौक़िफ़ सुना। अदालत ने दोनों फरीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद फरहान मलिक को अदालती रिमांड पर जेल भेजा था, क्योंकि एफआईए की तरफ से कोई ऐसे ठोस वजूहात अदालत के सामने नहीं रखी गई थी कि जिसकी वजह से उनके फरहान मलिक के जिस्मानी रिमांड में तौसी की जाती, जिसके बाद अदालत ने फरहान मलिक को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया और 1:10 पर ये अहकाम दिए गए थे, जिसके बाद 15 से 20 मिनट की अदालती कार्रवाई में भी लगे होंगे उनके जो जेल वारंट है वो तैयार करने में, लेकिन उसके बावजूद अभी तक 5 बजे के बाद तक भी तो इन्हें कहाँ ले गए? एफआईए एहलकार अपने साथ ले गए, वापस दफ्तर ले गए? जी बिल्कुल, एफआईए जराये ने इस बात की तस्दीक की है जो इस केस के तफ्तीशी अफसर हैं वो फरहान मलिक को जो है वो सेंट्रल जेल ले जाने के बजाय अपने दफ्तर ले गए हैं और उन्होंने इस हवाले से ताहाल अफसरान और दीगर अमले से भी इस हवाले से कोई बात नहीं की। तो अमीन, अब आगे क्या होगा? मतलब अब तो अगर टाइम देख लें, आप अभी 5:45 तो ऑलरेडी होने वाले हैं, तो इसके बाद क्या रात भी वो एफआईए ऑफिस में ही रहेंगे? मतलब किधर जाएंगे वो? जी कानूनी तौर पर तो उन्हें अब एफआईए के दफ्तर नहीं ले जाया जा सकता जब तक कि किसी और मुकदमे में उन्हें नामजद न किया गया हो, लेकिन उसके लिए भी क्योंकि अब अदालत ने उन्हें अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया था, लेकिन दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी के लिए अदालत की इजाजत उन्हें दरकार थी, लेकिन इस किस्म के केसेस में जो है वो इसी तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। और यहाँ भी ऐसा ही लग रहा है कि ये हथकंडा ही है जो इस्तेमाल किया गया है, कानून को, अदालती अहकाम को हवा में उड़ा दिया गया। 1:10 पर फरहान मलिक जो सहाफ़ी हैं जिन्हें ओपेका ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तार किया गया है, उनको अदालत ने कहा कि इन्हें जेल भेज दें अदालती रिमांड पर, लेकिन एफआईए एहलकार वापस ले गए हैं। 5:37 हो रहे हैं, अब तो कोई
सिलसिला बन ही नहीं सकता जेल भेजने का। सो पेका ऑर्डिनेंस के तहत 40 मिनट वैसे हो चुके हैं। पेका के तहत एक ये गिरफ्तारी हुई है, ये जो FIA की कारकर्दगी है या जो हथकंडा अभी जिसका हमने तस्करा किया वो आपके सामने है। फिर इसीलिए तनकीद होती है, फिर राना सना कहते हैं कि डिस्कशन होनी चाहिए थी, डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन डिस्कशन होने से पहले ये कानून बन गया, इम्प्लीमेंट हो गया, पास हो गया, उसके तहत कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं और जिस नौयत की कार्रवाइयां हो रही हैं वो भी सबके सामने। और जब हम पहले कहते थे स्टेक होल्डर्स को बिठाएं और डिस्कशन होनी चाहिए, आपको पता है कि कितने अरसे सब इन प्रिंसिपल यही कहते थे, हाँ होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आज राना साहब ने हमारे ही शो पे कहा कि डेफिनेटली होनी चाहिए, लेकिन फायदा अब तो सब कुछ हो चुका है। दूसरा ये अदालती अहकामात किस तरह खिलाफ वर्जी होती है, और हमने ये तो एक और केस हमारे सामने आया है जिसपे हम ये जिक्र कर रहे हैं, वरना कितनी दफा अदालतनामा जो अदालत कहती है वो आगे चीज ठीक है नहीं होती। तो ये दिस शुड बी काउंटेड एज वेल। शहरी ने कल रावलपिंडी में पुलिस वालों के लिफ्टर से गाड़ी उठाने की वीडियो बनाई, उसके तहत FIR काट दी पेका ऑर्डिनेंस के तहत। मतलब ये फंडामेंटल राइट है कि आप पब्लिक स्पेस पे अपना कैमरा ऑन करके वीडियो बना सकते हैं, ये किसी भी शहरी का बुनियादी हक है, ये किसी भी शहरी का बुनियादी हक है। ये कहकर के पुलिस का इमेज खराब कर रहा है वो शहरी, तो उसको इसके तहत अंदर दिया। सो पेका का हम आपको नए नए तरीकों से इस्तेमाल जो है वो बता रहे हैं। 100% इसी चीज का डर था, 100% इसी चीज का डर था, और इसी का रोना था जो हम रो रहे थे, और ये इन चीजों को पॉइंट आउट कर रही थी कि ये किस तरह मिसयूज होगा, और वो मतलब लिटरली ऑन अ रेगुलर बेसिस होना स्टार्ट हो गया। और भी स्टोरी है हमारे पास, हमें जराए से खबर पहुंची कि तैमूर रहमान जो कि लम्स के प्रोफेसर भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं, वो अपने लेक्चर्स जो हैं वो ऑनलाइन अपलोड किया करते थे, नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुबैना तौर पर उन पे भी दबाव है पेका के तहत कि उन पे भी मुकदमा बन सकता है। तो अगर तो यही पेका से एक्सपेक्टेशन थी और चाहते थे तो चले मुबारक हो, आप लोगों को हो गया। Although this is not how it should have been, इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी ब्रेक लेनी है। सही है। अच्छा जी, ये देख रहे हैं आप हमारा रिपीट प्रोग्राम, और लाइव शो में हमने बहुत से ऐसे टॉपिक्स उठाए जो कि आपको सुनने चाहिए कि हमने क्या बातें की। सो रीवॉच। यस। अच्छा ठीक, हम बात करते रहते हैं, आपको पता है फिजिकल एक्टिविटीज़ की, हेल्दी एक्टिविटीज़ की, मैराथन रनिंग एक उनमें से एक है जिसका हम बहुत जिक्र करते हैं अपने शो, क्योंकि हमें लगता है हमारे कॉलीग मोहम्मद जुनैद जिन्होंने ये दुनिया आश्कार करा दी हमारी। हाँ, हमारी बिल्कुल नजरें आंखें खुल गई, और उसके बाद हमने इतने लोगों को देखा पार्टिसिपेट करते हुए और बड़ी दुनिया के डिफरेंट मैराथन्स में हिस्सा लेते हुए। फिर कराची में बड़े तवात्तर के साथ मैराथन्स होना स्टार्ट हो गई, हाफ मैराथन, कुछ में हमने भी हिस्सा लिया। मतलब ये वो एक्टिविटी है जिसमें एनीबडी कैन ज्वाइन, और अगर आपको बहुत अच्छी लगे यू कैन प्रिपेयर फॉर इट, यू कैन वर्क एट इट, और एक्चुअली आप कुछ अच्छा जी, दुनिया की बड़ी मैराथन रेसेस में बर्लिन, सिडनी, लंदन, टोक्यो के बाद होने जा रही है बोस्टन मैराथन, और इसमें भी 18 पाकिस्तानी शरीक हो रहे हैं। इनमें कुछ नए होंगे जो पहली दफ़ा शिरकत करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो कई सालों से हिस्सा ले रहे हैं। 21 अप्रैल को होने वाली इस रेस में, इस इवेंट में शिरकत करने वाले हैं डॉक्टर सलमान खान जो हमें ह्यूस्टन से ज्वाइन कर रहे हैं। वो 5वीं दफ़ा इस मैराथन में शरीक होंगे, और दुबई से हमारे साथ सारा लोधी जो पहली दफ़ा इसमें शरीक होंगी। सो हम दोनों का मुख्तलिफ तजर्बा होगा। जाहिर है सलमान खान साहब जो हैं डॉक्टर साहब, वो पायनियर में से, अब मैं कहता हूँ पाकिस्तानी कम्युनिटी के पायनियर्स में से शुमार होंगे। वेलकम टू बोथ ऑफ यू डॉक्टर सलमान एंड सारा, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। डॉक्टर सलमान, आपसे बात का इसलिए आगाज करेंगे, आप तो वेटरन हो चुके हैं। हाँ। मतलब आप अभी तक खुद भी भाग रहे हैं, लोगों को भी भगा रहे हैं, अरेंजमेंट्स भी कर रहे हैं, एनकरेजमेंट भी हो रही है, तो आप इतने इन्वेस्टेड क्यों हैं मेरे दिमाग? व्हाई डू यू फील कि ये एक चीज हर किसी को करनी चाहिए? जी हुमा अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम। हुमा, एज अ फिजिशियन यू नो कि हम सब रियलाइज करते हैं कि वी रीच अ पॉइंट वेयर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू पे अटेंशन टू आवर हेल्थ, और उसी वजह से मैंने रनिंग शुरू की थी। एंड जस्ट आई स्टार्टेड फॉर मोर फिजिकल रीजंस, बट देन the mental and emotional well-being actually caught me more than anything else, and that's how it started. And now I try to advocate for that more and more, so that people realize that, you know, we invest into a lot of our things in our lives, but we hardly pay attention to our mental, physical well-being. And running is one of those things कि आपको all you need a pair of shoes and just open the door of your house and go out in the street and do 15-30 minutes of walk or run,
and get the best out of it. You don't need to plan to go to a gym. You don't need to sit in a car. People join you. You can just do it by yourself. मतलब ये मिनिमम इंटरवेंशन से आप बहुत कुछ आगे अचीव कर सकते हैं सारा। हमने डॉक्टर साहब से तो ये पूछा कि वो तो अब वेटरन हो चुके हैं, लेकिन सारा आप बिल्कुल न्यू भी हैं और अभी आपने अपनी पहली मैराथन नहीं बोस्टन में पहली दफा होंगी। आप हमें जरा प्लीज बताइए कि इससे पहले आप कौन कौन सी मैराथन्स कर चुकी हैं या ये आपकी पहली मैराथन ही है? Assalamu alaikum, Huma and Abdullah. Thank you so much for having me here. I'm basically, I would say that I'm relatively newer than Dr. Salman, who's a pioneer here. I started running end of 2021 after my third baby. So I started running just for physical, basically benefits, to lose weight. I mean, to be very honest, it was to lose weight. And बस उसके बाद I think my goals changed. I ran my first marathon in end of 2022 and वो वाली जो marathon थी उसमें ही I did a Boston qualifier. So that was my first marathon. So आपने पहली में ही Boston qualify कर गई आप? Yes, I qualified for Boston and which I know is something very hard. Because लोग पूरी life निकाल देते हैं to qualify for Boston, so that I feel was I was lucky enough to do that. And footnotes, सारा चलते ये भी बता दें how what's the qualification? Is it like some hours, some minutes, कोई minimum mark होता है time का? Yes, so based on your age and your gender, you have a qualifying time. So based on my age and my gender, you have to be in the fastest, the percentage of runners based on your age and time. So I qualified then and then I've done, उसके बाद उस वक्त मुझे पता नहीं था कि major marathons क्या हैं, कुछ भी नहीं पता था. So basically one of my friends told me कि you've actually qualified for Boston and I was like okay. तो basically आपका करने के बाद इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा डेवलप हुआ after you had done one. जबरदस्त. तो अब उस वो ड्रीम बन गई कि जी अब मैंने जाके एक्चुअली मेजर मैराथन्स में भागना है, क्योंकि आपको यकीनन वो वेट लॉस गोल तो आपका अचीव हो गया होगा. जी वो उसके बारे में तो अब मैं सोचती भी नहीं हूँ. वो गोल जो है वो पता नहीं कहीं रह गया. एज डॉक्टर सेड ये मेंटल बेनिफिट्स हैं, स्पेशली बीइंग अ मदर ऑफ 3 kids. This is where I feel it's like therapy, This is the best antidepressant, Oh yes, absolutely. Anti everything. For that matter, any kind of workout अगर आप कर रहे हो, but this muscle and mind relaxant. अच्छा डॉक्टर साहब हम आपसे जानेंगे, certainly आप पायनियर हैं, वेटरन हैं, क्या हर साल लोग बढ़ रहे हैं जो पाकिस्तान से होते हैं somehow, या तो अमरीकी पाकिस्तानी होते हैं या पाकिस्तान से ट्रैवल करके जाते हैं? पाकिस्तान में रहते हुए हमारी नजरों के सामने अब बहुत आना बहुत ज्यादा रिवाज बढ़ गया है इस तरह मैराथन रनिंग का भी और बड़ी मैराथन्स में जाने का भी. जी अब्दुल्ला, जैसे आपने देखा, so basically we are so running is COVID generation is there now. जैसे आपको एहसास हुआ कोविड में everybody was locked down and that was kind of very frustrating. People couldn't go to gym, they couldn't go to work, so they had to find an outlet and people started running. And the moment they started running, they got the runner's high. They really felt the difference ke what running can actually bring for them. So वो शुरू हुआ कोविड के ज़माने से. उसके बाद जो है कुछ हमने जो है we created a community that created awareness about running. So we have a big community involving runners from Pakistan, major cities Karachi, Islamabad, Lahore, and then there is an international Pakistani community. So we were able to build a community and that created awareness about this world major marathons, which is the 6 stars which everybody aims to do. तो उससे awareness बढ़ने से we have seen now more and more Pakistanis coming
not only from Pakistan, from around the world to attend these major marathons. Absolutely, जैसे डॉक्टर साहब, recently- if we could tell you, हम काफ़ी सालों से ये शो कर रहे हैं, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में जितने मैराथन रनर्स हमारे पास आए हैं, तो वो डेफिनेटली आप भी सही कह रहे हैं और हमने भी नोटिस किया है कि वो सारा जो है वो चेंज हो गया एंड पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड। सारा, आपसे पूछना चाहेंगे, ये कम्युनिटी की जो बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आप दुबई बेस्ड हैं, अब ऑब्वियसली आप काफ़ी अरसे से मैराथन के लिए तैयारियां भी करी, अब आप जाएंगी भी बोस्टन मैराथन में। कम्युनिटी भी बड़ी हेल्दी कम्युनिटी है। डू यू सी अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि दुबई की तो अपनी मैराथन भी बहुत होती रहती हैं। जी बिल्कुल। सो दुबई में रनिंग इज़ वेरी 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 पॉपुलर, बट इफ़ आई से कि पाकिस्तानीज़ कितने हैं हु आर इनटू रनिंग, और स्पेशली अगर मैं ख़वातीन, बिकॉज माय इंटरेस्ट इज़ इन ख़वातीन, सो मेरे अलावा 2 और हैं इन दुबई, दैट्स इट। बट इफ़ आई सी अदर नेशनैलिटीज़, इट्स वेरी कॉमन और उनके काफ़ी दे बिग नंबर्स। चलें, आपका इंटरव्यू देख के मेरा ख्याल है कि और ख़वातीन को इनकरेजमेंट होगी। डॉक्टर साहब, यू आर ऑल्सो अ फिजिशियन, हमें एक आपसे सवाल भी पूछना है। एक पता नहीं मिसकंसेप्शन है, मिथ है, क्या है, क्या इतना ज़्यादा भागने से और सड़कों पे भागने से घुटनों पे असर होता है? हम आपकी डॉक्टरी वाली साइड हम आपसे पूछना चाहते हैं, मतलब अच्छा असर होता है, बुरा असर होता है, क्या होता है? जी, कोई भी स्पोर्ट्स या कोई भी एक्टिविटी अगर सही तरह से ना की जाए तो इट वुड अफेक्ट यू फिजिकली एंड इट वुड अफेक्ट योर हेल्थ। तो लेकिन ये मिथ है कि रनर्स के घुटने खराब हो जाते हैं। ऑब्वियसली इफ यू पुट टू मच स्ट्रेस ऑन योर जॉइंट्स without proper training, because in order to be able to run well, you need not only have to have good joints, but you have to support them with good muscles. So you need to do a lot of strength training to protect the joints around those muscles. Now if you are heavyweight, obviously if you just go and start running and you're overweight, that is going to put a lot of stress on your joints. If you have a pre-existing joint condition and you start running, it would make it worse. Muscle training, strength training is also very, very important. That's another point that we wanted to emphasize. आप मैराथन रनिंग या रनिंग इटसेल्फ की तरफ आएंगे तो वैसे भी आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने का ख्याल आ जाएगा. So you know everything goes hand in hand. Thank you. That is all the time we have. बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान खान and Sahara Al-Hudi, and good luck for Boston Marathon. All right, that's it. और अब मुलाकात होगी आपसे. Live आपसे from 4 to 6 p.m. That's right.